चला गया, जो वास्तव में भारत में होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में 24 अक्टूबर 1947 को हो चुका था। यही 26,000 वर्ग मील इलाका है जिसको आज हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इसमें 3 डिवीजन है, एक का नाम है गिलगित, एक का नाम है स्कार्दू और एक का नाम है हुंजा। ये 3 डिवीजन का 26,000 वर्ग मील इलाका हमारे देश का या जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है। 1948 के उस यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद हुए समझौते के आधार पर ऐसा तय हुआ और तब से वो पाकिस्तान के कब्जे में है। बाद में भारत की संसद में कई बार इस पर बहस हुई कि ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका 26,000 वर्ग मील पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको भारत में वापस लाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और एक बार तो बहुत ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ भारत की संसद में, अभी 2 साल पहले 15 अगस्त 1997 की रात को 12 बजे भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। भारत की आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती मनाने के संदर्भ में एक विशेष सत्र आयोजित हुआ था संसद में। तो उस विशेष सत्र में 15 अगस्त 1997 की रात को ठीक 12 बजे एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से समर्थन किया। एक भी राजनीतिक पार्टी ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। वो प्रस्ताव क्या है कि ये 26,000 वर्ग मील इलाका भारत में वापस आना ही चाहिए। तो ये प्रस्ताव हिंदुस्तान की संसद में पारित हुआ 15 अगस्त 1997 को। इसके पहले भी हमारी संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में कई बार बहस हुई है और उस बहस में हमेशा से यही तय हुआ है कि ये बचा हुआ हमारा जो 26,000 वर्ग मील है वो पाकिस्तान से भारत में आना ही चाहिए। 50 साल से ये किस्सा हमारे देश में चलता है, लेकिन आने का कोई सूत्र नहीं दिखाई देता। पता नहीं वो कब आएगा। 50 साल में कई बार ऐसी चर्चा हुई है, कई बार बहस हुई है, प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, लेकिन वो कब आएगा अभी उसका इंतजार हमें करना होगा। ऐसी चर्चा, ऐसे किस्से होते रहे हैं। मैं जो बता रहा था मुख्य बात वो 1947-48 के पाकिस्तान के आक्रमण की और उसके बाद हुए समझौते की। उस समझौते में एक चीज अच्छी हुई थी, जिसको मैं कहता हूं कि जब 1948 में यह समझौता हुआ भारत पाकिस्तान का, तो उसमें तय यह हुआ कि भविष्य में कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा। मुझे लगता है कि शायद पंडित नेहरू इसीलिए तैयार हुए गए होंगे उस प्रस्ताव पर, अन्यथा उस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है, उसके दस्तावेज मैंने देखे हैं, जिस पर कोई भी भारत की सरकार तैयार हो सके कि पाकिस्तान से कोई समझौता करें। शायद पंडित नेहरू इसलिए तैयार हुए होंगे, ये मेरी अपनी मान्यता है। हो सकता है ये गलत भी हो, अंदर की बात क्या थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रस्ताव पढ़ने से एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि भारत के लिए उसमें कुछ मिला नहीं, हमने खोया ही। तो इतना खोने वाला प्रस्ताव कैसे कोई सरकार स्वीकार कर सकती है? तो शायद उसमें एक ही बिंदु ऐसा लगता है जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने हस्ताक्षर करके ये कहा कि हम कभी भी भविष्य में भारत के ऊपर अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे। और दूसरी बात उसमें यह कही गई कि जब भी जरूरत होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तनाव होगा, तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके उसको हल कर लिया जाएगा। शायद यही एक कारण था जिसके लिए पंडित नेहरू तैयार हुए होंगे। बाकी उसमें ऐसा कोई भी दूसरा कारण नहीं दिखाई देता कि भारत सरकार तैयार हुई हो। तो पाकिस्तान ने खुद सामने से ये बोला और लिखित में दिया कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपने इस वायदे पर कायम नहीं रहा। लिखित में समझौता होने के बावजूद और लिखित में अपनी तरफ से आश्वासन देने के बावजूद पाकिस्तान की सेनाओं ने 1965 में भारत के ऊपर फिर हमला किया। 1965 के हमले को पाकिस्तान ने क्यों किया, उसके पीछे एक छोटा सा संदर्भ और समझ लेना जरूरी है। 1947-48 में तो पाकिस्तान ने हमला किया इस लालच में कि चलो जम्मू कश्मीर का इलाका पूरा अपने में ले लो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का के पीछे वो कौन से प्रेरक तत्व थे कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। उसका एक गहरा कारण था कि 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला किया। 1965 के पाकिस्तान के भारत पर होने वाले हमले के पूर्व चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था 1962 में। और जब 1962 का हमला हुआ था हमारे देश के ऊपर, तो वो सबसे दुर्भाग्यशाली विदेशी आक्रमण था हमारे देश के ऊपर आजादी के पिछले 50 सालों का।
उस आक्रमण के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली। तो मैं क्यों कहता हूं ऐसा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये था 1962 के विदेशी हमले में कि हमारे देश में वीके कृष्ण मेनन जैसे रक्षा मंत्री थे। आप कहेंगे ऐसी कौन सी खास बात है जिनके लिए आप बोलते हैं कि बड़े दुर्भाग्यशाली थे? वीके कृष्ण मेनन थे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, लेकिन हमेशा विदेश घूमते रहते थे। उनको हिंदुस्तान रहना कभी अच्छा ही नहीं लगता। अमेरिका अच्छा लगता था उनको, फ्रांस अच्छा लगता था, ब्रिटेन अच्छा लगता था, न्यूयॉर्क उनको हमेशा अच्छा लगता था। उनकी तो मजबूरी थी कि वो भारत में पैदा हो गए। हमेशा उनको भारत कभी अच्छा नहीं लगता, उनको हमेशा विदेश अच्छा लगता। थे रक्षा मंत्री, काम विदेश मंत्री का करते थे। माने जो जवाबदारी उनको दी गई थी वो ही काम नहीं करते थे, बाकी दुनिया भर के फालतू के बहुत सारे काम करते। इस देश में जाना, उस देश में जाना, वहां जाकर कूटनीतिक बात करना, इधर जाके कूटनीतिक, जो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी वो ही छोड़कर बाकी कुछ भी करना। और वो किस तरह के मानसिकता के व्यक्ति थे, कैसे बुद्धि थी उनकी, कैसी बुद्धि चलती थी, उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। 1960-61 के आसपास एक बार संसद में बहस हो रही थी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अपनी तरफ से। क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने कहा कि देखो जी, पाकिस्तान तो अब हमारा दोस्त हो गया, हमने उनसे समझौता कर लिया 1948 में। अब पाकिस्तान ने बोल दिया है कि वो तो कभी हमला करने वाला नहीं है, दुनिया में आजू बाजू में और कोई हमारा दुश्मन है नहीं, तो हमको ये सेना रखने की क्या जरूरत है, सेना हटा देनी चाहिए। ऐसी उल्टी बुद्धि के आदमी थे वीके कृष्ण में। और कहीं ऐसा नहीं था कि वो किसी साधारण सी बैठक में बोल रहे, लोकसभा में कह रहे थे कि ये सेना हमको हटा देनी चाहिए, इसकी कुछ जरूरत नहीं। फिर किसी सदस्य ने खड़े होकर उनसे पूछा कि आप बताइए वीके कृष्ण मेनन साहब, अगर सेना हटा देंगे तो कभी कुछ जरूरत पड़ गई, अभी आप बोलते हो कि पाकिस्तान तो दोस्त हो गया हमारा, चीन तो हमारा दोस्त पहले से ही है, अभी आप ये भी कहते हो सेना भी हटा दो, मान लो कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? वो कहते थे हिंदुस्तान की पुलिस काफी है, उसी से काम चला लेंगे आप। ये उनका जवाब था लोकसभा। एक दिन उन्होंने क्या किया कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कई मंत्री बैठते हैं। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के सामने उन्होंने एक अजीब प्रस्ताव रख दिया कि देखो, सेना की तो जरूरत नहीं है, तो सेना का खर्च क्यों करें, इसका बजट कम कर दो। तो हिंदुस्तान की सेनाओं के ऊपर होने वाले खर्चे का बजट उन्होंने कम कराया। और बजट ही कम नहीं कराया, एक दिन तो उन्होंने यहां तक बेवकूफी का आदेश भी दिया कि सेनाओं के आयुध निर्माण के लिए, आयुध निर्माण माने गोला बारूद बनाने के, हिंदुस्तान में जो कारखाने चलते हैं उनको बंद कर दो। क्या जरूरत है इसकी? अभी गोला बारूद हमें चाहिए क्यों? जब हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं, तो बंदूक हमें क्यों चाहिए, गोला बारूद हमें क्यों चाहिए, सेना हमें क्यों चाहिए? तो सेना का खर्चा कम कराया। गोला बारूद बनाने के जो कारखाने हिंदुस्तान में चलते थे, वो कारखानों को बंद कराने